नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके जीडीसी और एलडीसी में क्या डिफरेंस होता है, किस प्रकार है वो आपके जीडीसी की प्रोसेसिंग होती है और किस प्रकार आपके एलडीसी की प्रोसेसिंग है। तो पूरी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि आपको किस प्रकार जीडीसी और एलडीसी में क्या-क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार है वो प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हम बात करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिकल का जूनियर इंजीनियर का एलडीसी कोटे का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पे पूरी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम देख लेते हैं जो आपका ये जीडीसी एलडीसी का एग्जाम है इसके बारे में मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूं। ये आपके जूनियर इंजीनियर लेवल 6 इलेक्ट्रिकल टीआरडी चयन हेतु प्रश्न पत्र 25% इंटरमीडिएट कोटा। तो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं आपकी जो जीडीसी वैकेंसी होती है वो भी आपके 25% कोटा की होती है, लेकिन जीडीसी वैकेंसी होती है वो जोन वाइज होती है। जोन पे आपकी जोन की जितनी पोस्ट होती है वो जोन वाइज पोस्ट है क्रिएट की जाती है, जबकि आपकी एलडीसी की वैकेंसी होती है वो डिविजनल वाइज होती है और डिपार्टमेंट डिवीजन प्लस डिपार्टमेंट, ये मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी आती है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपके यांत्रिक डिपार्टमेंट है, या आपके टीआरडी है, इलेक्ट्रिकल पावर है, ये आपके जो भी ट्रेड होते हैं इनके अनुसार अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है वो आपको 25% जो एलडीसी कोटा होता है इसके अंदर सिलेक्शन में कम समय लगता है और आपके पोस्ट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे कम अभ्यर्थी क्या होते हैं एग्जाम देते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको जीडीसी उसमें जनरल के है जो 40% लाना अनिवार्य होते हैं। कितने परसेंट? 40%। जबकि आपके एलडीसी में सभी को 60%, चाहे एससी एसटी हो चाहे कोई भी हो, 60% मार्क्स लाने से ही क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और जो आपकी जीडीसी होती है ये आपकी मान लो जीडीसी जो आपकी जीडीसी वैकेंसी होती है उसमें जो आपकी मेरिट है कट ऑफ है वो आपके टोटल है वो सीबीटी एग्जाम के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। जबकि आपकी एलडीसी एग्जाम होता है उसके अंदर 50% आपके इन जो टेस्ट होता है या आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम से 50%, 30% आपके एपीआर से और 20% जो आपका डिविजनल अधिकारी होता है उसके द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये आपका होता है जीडीसी और एलडीसी में अंतर। और आप देख सकते हो इसमें अगर ये डिपार्टमेंटली है तो इसमें क्वेश्चन भी क्या आएंगे, डिपार्टमेंटली क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। किसके? राजभाषा हिंदी के। तो ये आपको जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हो उस डिपार्टमेंट का आपका नॉलेज होना जरूरी है। अगर उस बंदे को नॉलेज होगा तो वो एलडीसी है वो क्लियर कर सकता है। तो ये आपके था जीडीसी और एलडीसी कोटा में जो अंतर है वो। बाकी मेडिकल है वो भी इसमें भी करवाना पड़ता है, पूरी प्रोसेस होती है और आपको ज्वाइनिंग भी उसी तरह दी जाती है। लेकिन जीडीसी और एलडीसी, जीडीसी आपके जोनल वाइज होती है और इसमें क्या होती है आपके डिवीजन वाइज और आपके डिपार्टमेंट वाइज। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सभी अभ्यर्थी प्रश्न पत्र हल करने से पहले लिखित निर्देशांकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुल 110 प्रश्न दिए गए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न है जिसमें राजभाषा नीति से संबंधित 10 वैकल्पिक प्रश्न संख्या 101 से 110 तक सम्मिलित है। इनमें से कोई 100 प्रश्न हल किए जाने हैं। ओमार शीट में प्रश्नों के उत्तर भरने के लिए सिर्फ नीले स्याही के बॉल पेन का ही उपयोग करें। इसमें ओमार शीट दी जाती है, ऑफलाइन एग्जाम होता है। प्रश्नों के उत्तर में किसी प्रकार का शुद्धिकरण करने की अनुमति नहीं। यदि कोई शुद्धिकरण किया जाता है तो जैसे कटिंग, संशोधन, एक से अधिक उत्तर देना, अधूरा आपके उत्तर होने पर उत्तर को अमान्य मानते हुए 0 शून्य कर दिया जाएगा। ओमार शीट पर उपलब्ध आपके कराए गए सस्ता स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर अपना नंबर अथवा किसी भी प्रकार का कोई विशेष संकेत निशान नहीं करे, ना कि अन्यथा ओमार शीट पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 उत्तर है। इसमें भी आपकी माइनस मार्किंग दी गई है 1/3। तो आप ये देख लीजिए एलडीसी में भी माइनस मार्किंग की जाती है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर है। क्रमशः एबीसीडी में से सही उत्तर के केवल एक गोले को ओमार शीट पर नीले बॉल पेन से क्या करना है, गहरा करना है। आपको ओमार शीट में उसी संख्या गोले को क्या करना है, गहरा करना है। हिंदी व अंग्रेजी में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को अंतिम माना जाएगा। इसमें दोनों आपकी भाषा में है वो यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर आप इसके अनुसार देख सकते हैं कि किस प्रकार के डिपार्टमेंटली में जो एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओ टाइप पोर्टल का उपयोग एम क्लियरेंस स्पेन के लिए किया जाता है। मतलब ओ टाइप का जो पोर्टल होता है उसमें आपके ओ है उसको कितने मीटर के क्लियरेंस के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पहला इसमें निशान भी किए हुए हैं। आपका कौन सा है? बी आंसर 20 से 30 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके 25 केवी ओएचई आइसोलेटर में प्रयुक्त कॉपर बस बार का व्यास कितना होता है? एमएम में। इसका बस बार का आप ध्यान से पढ़िए, ये जंपर का नहीं पूछ रहा, बस बार का व्यास पूछ रहा है। तो बस बार का व्यास कितना होता है? 18 एमएम। 3 नंबर क्वेश्चन है, पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन के दोनों तरफ हाई टेंशन लेंथ मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपके दिया हुआ है बोर्ड के द्वारा, इसमें दिया है सी, जबकि ये यहाँ पे सी आंसर न होके और क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए 600। क्योंकि आपकी एसीटीएम की बुक है उसमें भी क्या दिया गया है, 600 दिया गया है। और कई बुकें उनमें देखा गया न्यूट्रल सेक्शन है पीटीएफई, वहां पे कितना दिया गया, हाफ टेंशन लेंथ 600। दो एडजस्ट स्पेन में अधिकतम परमिसिबल अंतर कितना होना चाहिए। साथियों ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको जहां तक नॉलेज है आप भी बताइए कि कितने आंसर, कौन सा आंसर होना जरूरी है। तो अगला है, दो एडजस्टमेंट स्पेस में अधिकतम
परमिसिबल अंतर कितना होना चाहिए, 2 एडजस्टमेंट स्पेन होता है, उसमें आपका कम से कम जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, तो इसमें कितना होना चाहिए 4 नंबर में 18 मीटर, बी ऑप्शन। पावर ब्लॉक के दौरान निम्नलिखित में से कौन से वाहन का प्रवेश पावर ब्लॉक सेक्शन में वर्जित होता है, तो कौन से का होता है, जो आपके विद्युत से चलते हैं। पावर ब्लॉक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल लाइन होती है उसका जो हम पावर ब्लॉक लेते हैं, उस पावर ब्लॉक के लिए आपको जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां होती है वो वंचित रहनी चाहिए या वर्जित रहेगी। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके SWR का तात्पर्य है, तो SWR का तात्पर्य क्या, स्टेशन वर्किंग नियम। SWR का पूरा नाम क्या होता है, स्टेशन वर्किंग नियम, 3 नंबर ऑप्शन। अगला है सभी परिवेश तापमान स्थितियों के तहत निरंतर ओएचई कंडक्टरों के तनाव को बनाए रखने के लिए उपकरण के रूप में जाना जाता है, तो ये जो मतलब है समान स्थितियों के तहत निरंतर ओएचई कंडक्टरों में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बदलता रहता है, और इसमें क्या नियत है, दिया गया है कि नियत सभी तापमान स्थितियों के तहत निरंतर ओएचई कंडक्टरों को तनाव को बनाए रखने के लिए उपकरण में काम है रेगुलेटिंग इक्विपमेंट, तो क्या हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है कर्षण में कौन से जंपर का उपयोग करंट को केटनरी और कॉन्टेक्ट तार के बीच वितरित करने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, इसमें आपके 8 नंबर में हो जाएगा ए सी जंपर जो लगा होता है, या आपके ब्रेकेट होता है उसे 580 पे लगाया जाता है। अगला जी जंपर के लिए कितने पीजी क्लैंप की जरूरत होती है, तो जी जंपर के लिए आपके 8 पीजी क्लैंप की क्या होती है, जरूरत होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है पीटीएपी कहलाती है, तो पीटीएपी का पूरा नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, क्या कहलाती है आपके पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ये आपके 4 नंबर ऑप्शन। अगला है आपके 11 नंबर क्वेश्चन ऐप जंपर लगाए जाते हैं, तो ऐप जंपर होते हैं वो आपके इंसुलेटेड ओवरलैप पे लगाए जाते हैं। ऐप जंपर कहां पे प्रयोग किए जाते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप पे, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके 12 नंबर आरएसजे मास्ट की फुल फॉर्म होती है, तो रोल्ड स्टील जोइस्ट, क्या होती है, रोल्ड स्टील जोइस्ट, ये आपके 3 नंबर ऑप्शन। अगला ट्रांसफॉर्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या अवगत करने के हेतु किया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपके कॉपर लॉस के लिए किया जाता है, किसके लिए, कॉपर लॉस के लिए किया जाता है, तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ओएचई में सबसे छोटा सेक्शन जिसे मैन्युअली आइसोलेटेड किया जाता है, मतलब ओएचई का जो सबसे छोटा सेक्शन होता है जिसको मैन्युअली क्या किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री सेक्शन। अगला यूडीएम का फुल फॉर्म होता है, तो आपका यूडीएम का जो है वो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, यूजर डिपो मॉड्यूल, क्या होता है, यूजर डिपो मॉड्यूल। अगला आपके आरवीएनएल का फुल फॉर्म होता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, आरवीएनएल का फुल फॉर्म होता है, तो क्या होता है, रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन आपके 17 नंबर एचआरएमएस का पूर्ण अभिप्राय क्या है, मतलब क्या दिया गया है, एचआरएमएस की फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दी गई है, तो आप देख सकते हो एचआरएमएस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है किसी मद के क्रय हेतु प्रोप्राइटी आर्टिकल सर्टिफिकेट पीएससी किस परिस्थिति में इश्यू की जाती है, मतलब ये 18 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया गया है कि किसी मद के लिए क्रय हेतु प्रॉपर्टी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट है, तो वो सिर्फ सिंगल फर्म में खरीद हेतु, किसके लिए, सिर्फ सिंगल फर्म से खरीद हेतु। अगला है किस फॉल्ट में गैसों का जनरेशन ट्रांसफार्मर में आर्किंग को दर्शाता है, मतलब कौन सी गैस होती है जो ट्रांसफार्मर में आर्किंग को दर्शाता है, तो कौन सी होती है, C2H2, कौन सी, C2H2, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। अगला 20 नंबर स्काडा है, तो स्काडा है इसका पूरा नाम, स्काडा का क्या कहलाता है, आपका पूरा नाम होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एविजिशन, क्या कहलाता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एविजिशन। अगला क्वेश्चन आपके 21 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छे अर्थिंग सिस्टम का उद्देश्य एवं प्राथमिक आवश्यक अर्थात यह होना चाहिए ग्राउंड के सापेक्ष सर्किट पोटेंशियल और स्टेबलाइज करे, मनुष्य वह सामान को सुरक्षित करे, फॉल्ट करंट के लिए लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करवाना, उपरोक्त सभी, तो ये क्या है, जितने भी है ग्राउंड के सापेक्ष सर्किट पोटेंशियल को स्टेबलाइज करे, मनुष्य एवं सामान को सुरक्षित करता है, फॉल्ट करंट के लिए लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी। टीएसएस में से इनमें से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, जो आपका टीएसएस होता है ट्रैक सब डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए आपके ट्रैक सब स्टेशन होता है, तो इसके लिए आपके 22 नंबर है, इसमें आपके प्रोहिबिटेड एरिया बोर्ड होता है, डेंजर बोर्ड होता है, नेम बोर्ड होता है, सिग्मा बोर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। सिग्मा बोर्ड का प्रयोग कहां पे किया जाता है, सिग्नल से पहले मास्ट पर। इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया जा सकता है, इंटरप्टर या आपका जो सर्किट ब्रेकर है सीबी
को ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें पहला क्या है, रिमोट कंट्रोल, दूसरा आपके क्या है, ऑपरेट द्वारा लोकल कंट्रोल, मैन्युअली, तो इन सभी से हम क्या किया जा सकता है, मैन्युअली भी किया जा सकता है, ऑपरेट द्वारा लोकल कंट्रोल पे भी किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिजली से लगे शॉक की प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त है, तो आपकी जो है वो बैंडेज, मसाज, शरीर के ऊपरी पानी डालना नहीं, कृत्रिम श्वसन। कौन सी प्रक्रिया होती है, कृत्रिम श्वसन। ये श्वसन है वो यहाँ पे गलत भी लिखा हुआ है लेकिन आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ऑन एन एन ऑन एफ इनमें से किसका प्रकार है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की विधि। ये कौन सी विधि है, ऑन एन ऑन एफ, तो ये आपकी किस प्रकार की विधि है, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की विधि होती है। 1 नंबर ऑप्शन। अगला मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, जो आपकी मॉडर्न कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है, रायबरेली। कहाँ पे स्थित है, रायबरेली में। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपके आरडीएसओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। 27 नंबर में क्या है, सी। अगला 28 नंबर है, मेन लाइन आइसोलेटर स्विच को एस एम से डिनोट करते हैं। तो अब मेन लाइन होता है आइसोलेटर स्विच, उसको एस एम से डिनोट करते हैं, इसका मतलब स्विच मेन। क्या होता है, स्विच मेन। 2 नंबर ऑप्शन। अगला कॉन्टेक्ट वायर 107 mm स्क्वायर का ग्रूव एंगल कितना होता है, तो इसका जो ग्रूव एंगल होता है वो आपका 78 डिग्री होता है। जो आपका कॉन्टेक्ट वायर होता है उसका कितना होता है, ग्रूव एंगल 78 डिग्री, 78 डिग्री। अगला आपके एनटीईआर का विस्तार निम्न में से कौन सा है, तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, उसमें एनटीआर की फुल फॉर्म दी गई है, तो इसका क्या होता है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। क्या गलत है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपके WTI, ट्रांसफार्मर में WTI का तात्पर्य है, तो ट्रांसफार्मर में आपके WTI का फुल फॉर्म क्या होती है, वाइंडिंग टेप चेंजर इंडिकेटर। क्या होता है WTI, वाइंडिंग टेप टेम्परेचर इंडिकेटर, सॉरी टेप चेंजर नहीं है, वाइंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसका इंडिकेटर होता है कि इसका टेम्परेचर कितना बढ़ के, जैसे इसमें दी हुई रहती है 2 सुई रहती है, तो एक आपके लाल होती है, तो वो लाल सुई क्या होती है कि ये अंतिम कहां तक गया है वो दर्शाता है, और अभी वर्तमान में कितना टेम्परेचर है। ये दोनों पाठ्यांक है वो ओटीआई और WTI के माध्यम से देखे जाते हैं। अगला आपके 32 नंबर क्वेश्चन है, VRLA बैटरी का तात्पर्य है, मतलब इसमें 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि VRLA बैटरी का तात्पर्य है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया, तो वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। क्या होती है, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। 1 नंबर ऑप्शन 32 नंबर में। अगला आपके 33 नंबर क्वेश्चन, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, ये आपको इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का भी पूछा गया है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, आपके चेन्नई में, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके अक्स एलपीई केबल का तात्पर्य है, अक्स एलपीई केबल का तात्पर्य क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन। क्या कहलाती है, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन। 1 नंबर ऑप्शन। अगला आपके 35 नंबर क्वेश्चन, करंट ले जाने वाले कंडक्टर पर इंसुलेशन प्रदान किया जाता है, करंट लीकेज रोकने के लिए, शॉक से बचाने के लिए, और अगला आपके दिया गया उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपको करंट को शॉक से बचाने के लिए और करंट लीकेज को रोकने के लिए भी किया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आपके 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान इरेन स्थापित है, तो कहाँ पे आपके भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग जो आपके है वो कहाँ पे स्थापित है, नासिक में। कहाँ पे, नासिक, महाराष्ट्र। अगला ओब्लिगेटरी मास्ट के लोकेशन पर न्यूनतम सेटिंग दूरी होती है, मतलब आपके ओब्लिगेटरी मास्ट के लोकेशन पर न्यूनतम सेटिंग दूरी होती है, तो कितनी होती है, 3 मीटर। कितनी होती है, 3 मीटर। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला आपके टेंजेंट ट्रैक पर पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन की लोकेशन सिग्नल के पश्चात एवं सिग्नल के पूर्व क्रमशः होती है, तो आपके टेंजेंट ट्रैक से जो पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन की लोकेशन है वो सिग्नल के पश्चात कितनी रख सकते हैं आप, 400 मीटर, और सिग्नल से पूर्व क्रमशः कितनी होनी चाहिए, 200 मीटर। डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके लार्ज स्पान कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन निम्न में से होता है, एलएस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, 130 स्क्वायर mm। 39 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या हो जाएगा, 130 स्क्वायर mm। अगला, यदि ओएचसी की अधिकतम टेंशन लेंथ 750 मीटर है, जिसके एक छोर पर एटीडी लगाई गई है तो दूसरे छोर पर स्थिर एंकर, तो एंटी क्रिप पॉइंट की स्थिति कहाँ होती है,
तो आपके क्या है एटीडी से 350 मीटर, इसमें एंटी ग्रिप नहीं लगता, एटीडी से 375, एटीडी से 300, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दिया जाए कि अगर टेंस लेंथ अधिकतम 750 मीटर है तो जिसके एक छोर पे एटीडी लगी है तो दूसरे छोर पे आपकी क्या स्थिर एंकर है, तो इसमें आपका एंटी ग्रिप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन। अगला आपके स्काडा के आरटीयू का इनपुट वोल्टेज होता है, तो स्काडा के आरटीयू का इनपुट वोल्टेज कितना होता है 110 डीसी वोल्टेज। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला आपके 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीईएम। आपको इस जीएम का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। क्या होता है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस। 42 नंबर में क्या हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। पूर्वीय तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्वीय तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है भुवनेश्वर में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दैनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ का क्या तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य होता है डेमी ऑफिशियल। आपके सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपके दिया गया है कि NAIR नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज कहाँ स्थित है, तो ये क्या कहाँ पे स्थित है वडोदरा। अगला आपके 46 नंबर क्वेश्चन, टर्न आउट पर दोनों OHE का स्टेगर सामान्यतः mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्न आउट पर दोनों OHE का स्टेगर सामान्यतः 300 से क्या नहीं होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए, और मिड स्पान का भी 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला आपके 47 नंबर क्वेश्चन, स्टेशन वर्किंग रूल के अनुसार क्रॉस ओवर की प्रोटेक्शन सुनिश्चित की जाती है, तो प्रोटेक्शन किस प्रकार आपकी है वो सुनिश्चित की जाती है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें सी ऑप्शन होगा लॉन्गिट्यूडिनल एवं लेटरल प्रोटेक्शन दोनों, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल प्रोटेक्शन दोनों किए जाते हैं। ए और बी इसमें क्या है दोनों दिए गए हैं। अगला आपके 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं आपके एन टाइप पोर्टल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। जो आपका एन टाइप पोर्टल मास्ट होता है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है 45 गुणा 45 सेंटीमीटर, तो 450 गुणा 450 mm होता है। रेगुलेटेड OHE में रेल लेवल के नीचे मास्ट की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए, जो रेगुलेटेड OHE होती है उसमें रेल लेवल से नीचे किससे रेल लेवल से नीचे मास्ट की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए 1850 mm। ये रेगुलेटेड OHE की यहाँ पे बात की गई है। जब OHE मास्ट सिग्नल पोस्ट से पहले लगा हो तो OHE मास्ट और सिग्नल पोस्ट के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये OHE मास्ट है वो सिग्नल पोस्ट से कहाँ लगा हो पहले लगा हो, तो OHE मास्ट और सिग्नल के पोस्ट के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30 मीटर, और आपके सिग्नल के बाद वाला मास्ट होता है उसकी होनी चाहिए 10 मीटर। तो आप दोनों क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, पहले जो अगर मास्ट है सिग्नल से उसकी 30 मीटर और बाद में 10 मीटर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। अगले 50 क्वेश्चन है वो आगे में नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं जो आपके एलडीसी और जीडीसी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन है वो अपलोड किए जाते हैं। तो और रेलवे की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों वीडियो को